जातिवादी ब्रजेश पाठक है, हम भी वॉरियर कम्युनिटी से आते हैं, हमें तलवार चलानी आती है। शासन उनका, सत्ता उनकी, पुलिस उनके, कमिश्नर उनके, यहाँ तक कि न्यायालय भी उनकी। क्या पता कि कौशाम्बी की बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग लगातार इसी प्रकार से आमना अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन लोगों को जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद और अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के समीप स्थित धरना स्थल पर है। और आज आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, साथ में अधिवक्ता बंधु भी हैं। और बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार से पूर्व मंत्री रहे महादेव जानकर जी आज प्रयागराज में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बीते दिनों की बात है जब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र के लोहंदा गांव में एक घटना घटित होती है जिसमें पाल समाज की एक नाबालिग बिटिया के साथ रेप किया जाता है। जब ये खबर सुर्खियों में आती है उसके बाद इस खबर को लेकर तमाम रस्साकसी का माहौल हो जाता है। बताया ये जाता है कि जो पीड़ित थी, यानी कि जो पीड़िता बच्ची थी, उसके परिजन उस बच्ची को लेकर सबसे पहले उसी गांव के ग्राम प्रधान के यहाँ जाते हैं और उनसे अपनी अर्जी लगाते हैं कि साहब हमारी बेटी के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और हमें न्याय चाहिए। जो संबंधित प्रधान होते हैं वो लेकर जाते हैं संबंधित थाने में और FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है, सब कुछ होता है, आरोपी गिरफ्तार हो जाता है। दोस्तों बता दें कि जो आरोपी धनु तिवारी थे, उनके जो पिता थे वो खा के जो क्या कर लेते हैं और पेट में उनके लिखा हुआ होता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। बस यही एक मामला था जो राजनीतिक तूल पकड़ता है। इसके बाद पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर कटाच करते हैं और अब इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाएं हो रही है कि क्या यही है न्याय, क्या हकीकत में न्याय पाने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि आरोपी के छूटने के बाद जो पीड़ित परिवार के कुछ लोग थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान अभी भी जो है गांव में नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला है आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे महादेव जानकर जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आज ही आए हैं उस रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात एक बात और बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी जो कि रेप पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उनको नज़रबंद किया गया है। बहुत सारी बातें जिन पर बातचीत करेंगे। सर आज आप प्रयागराज में आए हैं, जैसा कि अभी ये मामला छुपा हुआ नहीं है, प्रदेश से होते हुए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर आप? मैं आज ही कौशाम्बी वही पीड़ित के घर में जाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस ने 144 लगाया और हमें रोका गया। तो उसने बोला है कल हमें जाने के लिए इजाज़त दिया जाएगा और हम CBI की मांग करते हैं। इसे CBI होना चाहिए, CBI की मांग करीब होना चाहिए। और जो ऑफिसर ने जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया था और बाद में उसको सस्पेंड किया जाए और इस देश के इसके स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक है उसका रिज़ाइन होना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से डिमांड है। ऐसा क्या कहा ब्रजेश पाठक जी ने, या फिर जो अभी ब्राह्मण संगठन अलग बन गया है उसको लेकर आप कह रहे हैं, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, या फिर जो जातिवादी तूल पकड़ रहा है ये मामला? वो जो ब्रजेश पाठक ने जातिवाद पेश किया है। जब मिनिस्टर बनता है सब समाज का मिनिस्टर होता है, खाली एक समाज का नहीं। लेकिन जिस लड़की के ऊपर रेप हुआ है उसके माँ बाप को अंदर डाला है तुमने, ये क्या इंसाफियत होती है? ये गलत है ना। तो जब हम मिनिस्टर बनते हैं तो सब समाज के होते हैं, ऐसा हम हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन उसने इंटरफेयर करके पाल लड़की के ऊपर अन्याय किया है और पंडित की राय लेना एक मिनिस्टर को शोभा देने वाली बात नहीं होती। तो जातिवादी ब्रजेश पाठक है, हम भी वॉरियर कम्युनिटी से आते हैं, हमें तलवार चलानी आती है। तलवार जो कलम चलाने वाले का ये भी कर सकते हैं, ये मैं तो उसको और ये बताना चाहता हूँ उसको कि आप जिस ढंग से आपकी पॉलिटिकल चल रहा है उसको हम ख़त्म करेंगे। ये मामला खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, राष्ट्रीय समाज पार्टी ने महाराष्ट्र उठाया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह हम ये उठाएंगे और वो BJP को सबक सिखाएंगे। खाली ब्रजेश पाठक को नहीं है, टोटल BJP मोदी को ही सबक सिखाएंगे। ये तो शुरुआत है, जाके और कुछ बाकी है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। और दुख की बात ये हुई कि जो OBC के होते हुए भी अखिलेश ने भी ट्वीट उसके बारे में किया, ये थोड़ा दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हम ये मामला तूल पकड़ता है। सत्ताधारी और विरोधी दोनों एक हो गए, क्योंकि ये समाज का ना दल ना नेता, इसी पूजा आज हो गए। लेकिन मैं अभी इसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा BJP को दोषी ठहराता हूँ।
ब्रजेश पाठक है और योगी उसके कैप्टन है क्या मुझे मालूम नहीं, नौकर है क्या कैप्टन है, ये समझ में नहीं आया है। तो चीफ मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहन के ऊपर ऐसा होता तो क्या होता था। ब्रजेश पाठक ने उसके पंडितों की राय लिया, वो समाज का था। बीजेपी पंडितों की पार्टी है, दूसरे लोगों को यूज एंड थ्रो किया जाता है, दूसरे ओबीसी को वैल्यू नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बीजेपी वाले के हाई कमांड को कि तुम तुरंत से तुरंत वो लड़की के ऊपर न्याय की बात करो, सीबीआई डालने की कोशिश करो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन ले लो और एसपी को सस्पेंड करो। ये दिस इज़ माय डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं चाहिए आपको। चलिए ठीक है। और वकील साहब हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे। दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे न्याय की उम्मीद ये लोग रखते हैं या फिर किस तरह का न्याय ये लोग चाहते हैं, जिसके चलते आज इनको प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर बैठना पड़ा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विवेक पाल टाइगर, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय महासचिव होलकर सेना जी। सबसे पहले मैं आपको चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो दुनिया के सारे जुल्म हम पे आजमाए गए, जुल्म भी हम पे हुआ, जालिम हम ही कहलाए गए। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी आपने संक्षेप में सारी बातें बता दी। हम लोगों को यहाँ मजबूरन इस लाल पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर इसलिए बैठना पड़ा कि हमारे समाज की 8 वर्षीय बेटी के साथ जो जुल्म और जाति हुई, उस जुल्म और जाति के खिलाफ महाराष्ट्र से जो हमारे नेता आदरणीय महादेव जानकर साहब, समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपना दल श्री राजकुमार पाल जी, चायल की विधायक पूजा पाल जी, ऐसे तमाम हजारों नेता आज उस पीड़ित परिवार की उस 8 वर्षीय बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उसका दुख बांटने के लिए, उसके ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हुआ उसको जानने के लिए उसके गांव जानने वाले थे। लेकिन जैसे ही यह बात सत्ता और शासन और उत्तर प्रदेश सरकार को होती है तो वह धारा 144 लगा के हमारे नेताओं को, हमारे समाज के लोगों को वहां जाने से रोकती है। यह खबर जब जैसे ही हमारे समाज के अधिवक्ताओं को, हमारे समाज के युवाओं को, हमारे क्रांतिकारी साथी शेफर धामू पाल जी को होती है, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमारे लोगों की आवाज़ को जो सरकार सत्ता और शासन दबाना चाहती है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन पे जाना पड़े, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरनारत हैं। कुल मिला के उस रेप पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप लोग धरने पर आ जड़े हैं। लेकिन बताया जा रहा है, बहुत सारी खबरें चली, आपने देखा पेपर के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने खबर चलाई कि अब पीड़िता ने खुद जो है कबूला है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं। जैसा कि आपको पहले पता होगा, शासन उनका, सत्ता उनकी, पुलिस उनके, कमिश्नर उनके, यहाँ तक कि न्यायालय भी उनकी। मैं यह खुले मन से कहता हूँ कि उनकी भी न्यायालय। एक 8 वर्षीय बच्ची का जब 164 का बयान होता है, मैं विधि का छात्र रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ माननीय उच्च न्यायालय में, जब 164 का बयान होता है तो वहाँ उसको वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए थी या पीड़िता की मदर को साथ रखना चाहिए था। लेकिन ना तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा वीडियोग्राफी करवाई गई, ना तो उसकी मदर को वहाँ साथ में रखा गया, और उसके साथ साथ वह बच्ची के द्वारा यह कहा गया कि हमसे अंग्रेजी में सवाल पूछा गया। आप बताइए, एक छोटी सी बच्ची 8 वर्षीय जो ग्रामीण अंचल से आती है, जब उससे आप अंग्रेजी में कोई भी जवाब या सवाल करेंगे तो वह कहाँ जवाब दे पाएगी? यह कहाँ का न्याय है? तो अगर संबंधित आरोपी हैं, जब उसके ऊपर पास्को एक्ट से तमाम संगीन धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज हुआ, तो उसके बाद फिर रिहा कैसे हुए? देखिए, जब फिर मैंने कहा ना, जब शासन आपकी, सत्ता आपकी, और सबसे बड़ी बात मैं शुरू से यह लिख रहा हूँ, जब जिस प्रदेश में आपका उप मुख्यमंत्री जातिवादी हो वहाँ सब कुछ संभव है। आज तक मैंने ऐसा पूरे न्याय 9-10 साल की मेरी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस होगी, मैंने कभी नहीं देखा पास्को और 376 के मामले में तत्काल जमानत अर्जी दाखिल होती हो और तत्काल संबंधित थाने के पुलिस वहां आपको जो रिपोर्ट दे देती हो और 1 घंटे के अंदर उस आरोपी की जमानत हो जाती हो। कहीं न कहीं यह जो प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया भी है, वह जांच के दायरे में है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदय जो खुद एक महिला हैं, हमारे यहाँ की माननीय राज्यपाल महोदय खुद एक महिला है, मैं उनसे यह इस आपके न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो। जिस दिन सीबीआई की जांच होगी, साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते जो है बेटी को मोहरा बना के और तिवारी परिवार को फंसाया गया। आप जाके देख लीजिए, उस जिसको बताया जा रहा है राजनीतिक रसूखदार, आप देख लीजिए, उसके यहाँ एक कमरा है मात्र जो है,
खाने को उसको नहीं है। अभी आपने सुना होगा प्रशासन ने उसको खाने की व्यवस्था कराई, समाज के लोगों ने उसको धन दे के व्यवस्था कराई। आप बताइए वह सत्ता का रसूखदार है कि जिसके परिवार में 20 सालों से पंचायती रही हो, उसके घर में एक लड़का उसका सुप्रीम कोर्ट में रह रहा हो, एक लड़का उसका माननीय उच्च न्यायालय में रहा हो, चादर की उसकी कारखाना हो, वह राजनीतिक रसूखदार हो सकता है कि एक मामूली से आदमी राजनीतिक रसूखदार हो सकता है। साथियों, यह सिर्फ और सिर्फ मीडिया और शासन सत्ता की बनाई हुई सिर्फ एक खेल था। उस खेल में वो लोग कहीं ना कहीं सफल हुए। मैं आप जैसे साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये छोटे यूट्यूबर चैनलों ने सच्चाई दिखाने की बात की। इस सभी साथियों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने सच्चाई दिखाने का कार्य किया। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर वो व्यक्ति जिसको जेल में भेजा गया था उस अपराध में, और फिर उसके बाद उसको जब ये राजनीतिक तूल पकड़ता है ये मामला, तो वो तुरंत निर्दोष भी हो जाता है, तो क्या उस समय प्रशासन को दिखाई नहीं दिया, या फिर प्रशासन ने गहनता से विवेचना नहीं की, या फिर प्रशासन के ऊपर किसी भी तरह कोई दबाव था? कि सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि क्या प्रार्थी ने प्रशासन को दबाव बना के मुकदमा दर्ज करवाया था? और जब वो प्रार्थी खुद पीड़ित है तो क्या वो पिस्टल लेकर जाएगा प्रशासन के सामने कि मेरा मुकदमा लिखो वरना तुम्हें हम गोली मार देंगे? कैसे मुकदमा लिखा गया? और जब मुकदमा लिखा गया तो फिर उसके बाद मतलब इतनी जल्दी ही तुरंत वो निर्दोष कैसे हो गया? बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। आइए हमारे साथ दामूपाल जी हैं। क्या कुछ कहेंगे आज इस तरह से आपको जो है धरने पर बैठना पड़ा न्याय पाने के लिए? सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शेफर्ड दामूपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता उच्च न्यायालय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कौशाम्बी में लोहदा ग्राम सभा में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इसकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आज गिरजाघर स्थल पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है, अगर जो है शासन प्रशासन की तरफ से अगर समाज की बेटी को जो है अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग लगातार अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज उनका जो परिवार है वो पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। उनका परिवार की हालत अगर आप लोग देखेंगे, हमें लगता है अगर वो दिन में मजदूरी ना करे उनके यहाँ जो खाने की व्यवस्था ना हो पाए। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार से लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है, वह बहुत रसूखदार है, वह बहुत बड़े बड़े राजघराने से है। लेकिन सम्मानित साथियों, यदि आप उनके घर पर जाएंगे, उनकी दशा दिशा को देखेंगे, हमें लगता है आपको भी तरस आएगा। लेकिन सम्मानित साथियों, जो वह आरोपी पक्ष के लोग हैं, उनके यहाँ भट्टा है, उनके यहाँ फैक्ट्री है, उनके यहाँ लोग उच्च न्यायालय में है, उनके यहाँ लोग सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप सोचिए किस प्रकार से हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय करके प्रताड़ित किया जा रहा है। सामान्य साथियों, जानते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा, ये फरियादी जाए तो जाए कहाँ, सरदार तुम्हारा। तो सामान्य साथियों, हम सभी लोग आज इस धरना स्थल पर इसलिए बैठे हैं कौशाम्बी की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। यदि जब तक कौशाम्बी की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग लगातार इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन लोगों को जारी रहेगा। बताइए ज़रा, जैसा कि आपने कहा कि वो लोग काफ़ी रसूखदार लोग हैं, लेकिन वही इल्ज़ाम उल्टा ग्राम प्रधान के ऊपर भी लगते हैं कि ग्राम प्रधान का काफ़ी वर्चस्व है और वो 25,000 के इनामिया हैं, साथ ही उनके ऊपर बहुत सारे जो है पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो दबंग हैं। देखिए, जैसा बताया जाता है मीडिया के माध्यम से, वह दरअसल वह सच में नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, वहाँ के विकास के बारे में अगर बात करेंगे, इतना अच्छा कार्य उन्होंने कराया हुआ है। और आप यह भी देखेंगे क्योंकि शासन प्रशासन में उनके लोग हैं। जब जैसे इस कांड में ब्रजेश पाठक जैसे उप मुख्यमंत्री अगर लग जाए, आप सोच सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। आपने देखा होगा कि उनके पीड़ित परिवार के पिता को जेल में भेज दिया जाता है, पीड़ित परिवार को चाचा को जेल में भेज दिया जाता है, पीड़ित परिवार के ही ग्राम प्रधान को जो है उनके ऊपर एनकाउंटर करने की घोषणा कर दी जाती है, 25,000 का इनाम कर दिया जाता है। ये कितने दुख की बात है। तमाम इस देश में, इस प्रदेश में तमाम ऐसे सैकड़ों अपराधी पड़े हुए हैं, तमाम हत्यारे लोग पड़े हुए हैं, जिनके पास सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन यह सरकार उनके एनकाउंटर करने की घोषणा नहीं की जाती है, ना 25,000 का इनाम कोई घोषणा की जाता है। यह बहुत ही दुख विषय है। मैं शासन प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि हमारे समाज की बेटी को न्याय व इंसाफ अगर नहीं मिलता है, आने वाले 2027 के चुनाव में यह पूरे प्रदेश का पाल समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा, उनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा, इस प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो दोस्तों, आज हम प्रयागराज के
पत्थर गिरजाघर स्थित जो है धरना स्थल पर मौजूद थे, जहां पर बीते दिनों कौशाम्बी में हुई घटना को लेकर आज बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग बाग यहाँ पर आए हैं। वो कहना यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच हो और बिल्कुल इस पूरे मामले को दूध के दूध और पानी का पानी किया जाए, तब वास्तविक पता चलेगा कि दरअसल मुख्य आरोपी है कौन। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरी खबर को देखने के बाद कमेंट के जरिए अपने राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मुर्दाबाद